कांग्रेस की तरफ से पांचवी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। 88 सीट्स पर जो है स्थिति क्लियर हो चुकी है। हालांकि दो अभी भी बाकी हैं और सुरजेवाला की हम बात करें तो रणदीप सुरजेवाला के जो बेटे हैं उनको कैथल सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। यानी कि जो लोकल सीट है उस पर रणदीप सुरजेवाला और उनके बेटे जो हैं वो आसानी से काम करते नजर आ सकते हैं। उनके लिए काफी आसानी होगी इन चुनावों में। इसके अलावा किस तरह से समीकरण जो है कांग्रेस ने इन लिस्टों में साधे हैं उसी को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है गौरव और उनके साथ है सौरभ। तो सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आती हूँ कि लिस्ट पांचवी जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी हो चुकी है। 88 नामों पर जो 88 जो जगह है सीट्स है उस पर स्थिति क्लियर हो चुकी है। दो हालांकि अभी भी बची हुई है। किस तरह से इस लिस्ट को आप देखते हैं? देखिए, सभी पार्टियां अपने तौर से जो टिकट वितरण का जो एक कार्यक्रम था वो अब समाप्ति हो चुका है। आज नामांकन का आखिरी तारीख है। कल से नामांकन चेक होगी, फिर उसके बाद 16 तारीख तक नामांकन वापस लेने की। जो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ था, उसमें आदित्य सुरजेवाला जो है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे, वो कैथल से सीट मिला। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कैथल सीट ही रहा। पारिवारिक सीट है रणदीप सुरजेवाला की तीसरी पीढ़ी, जो अगर हम यूँ कहें कि शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, उसके बाद फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, अब आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ है, रणदीप सुरजेवाला अब अपने समर्थकों से ज्यादा अपने बेटे को तवज्जो देते हुए नजर आए। इस पूरे टिकट वितरण के दौरान आपने देखा होगा कि जब ये सीट वितरण का कांग्रेस में खींचातानी चल रहा था तो एक तरह से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला अपने समर्थकों को टिकट दिलाएंगे, शैलजा कुमारी अपने समर्थकों को टिकट दिलाएंगी, और सीनियर हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अपने समर्थकों को टिकट दिलाएंगे। इस पूरे टिकट वितरण में एक चीज देखने को मिला कि भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब दिखे। शैलजा कुमारी के 5-6 समर्थकों को टिकट मिला है। रणदीप सुरजेवाला को अगर हम बेटे की बात करें तो सिर्फ बेटे तक ही सीमित रह गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उस डेंट अभी भी याद है जो 2019 के विधानसभा चुनाव में कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला को 1234 वोटों से जो हार का सामना करना पड़ा था, वो एक बड़ा नजदीकी मार्जिन था। लेकिन रणदीप सुरजेवाला उस समय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और जिस प्रकार से वो बेबाकी से अपनी पार्टी की बात को या मीडिया के सामने, मीडिया के मंचों पर रखते थे, उसके बाद से उनकी इमेज भी डेंट हुई थी। आपने देखा होगा उसके बाद कई दिनों तक मीडिया से भी गायब हो गए थे, सार्वजनिक मंचों पे नहीं दिखाई देते थे। तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो रणदीप सुरजेवाला आहत हुए थे कि 1234 वोट से वो भी कैसे हार सकते हैं बीजेपी के लोकल प्रत्याशी से। तो जिस प्रकार से ताना बाना बुना गया था, उसके बाद उनको राष्ट्रीय राजनीति के लिए बुला लिया गया। तो एक चीज जो इस टिकट वितरण में एक चीज जो स्पष्ट तौर से हमें दिखाई दे रहा है वो ये नजर आ रही है कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कुमारी को अब स्पष्ट तौर से ये निर्देश दे दिया गया है कि आपको राष्ट्र की राजनीति करनी है, आपको राज्य की राजनीति नहीं करनी है। आपने इसमें देखा होगा कि अगर हुड्डा परिवार की तरफ से देखें तो दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा ने भेज दिया है कि राष्ट्र की राजनीति आप करिए, राज्य की राजनीति मैं करूंगा। जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ इसमें इस पूरे बात की रूपरेखा भी तय हो गई है। तो अब स्थिति यानी कि मोटा मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो आदित्य है और जो रणदीप सुरजेवाला है, दोनों आपस में मिलकर जो रणदीप सुरजेवाला को डेंट हुआ था उन सब चीजों को कवर अप करके एक नई भूमिका में अपनी जो न्यू स्टार्ट इमेज जो कैथल विधानसभा सीट से जो उनकी डेंट पहुंची तो कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास करेंगे और पार्टी में एक अपनी जो खोई हुई सियासी, हम ये तो नहीं कह सकते उनकी सियासत की वो हो चुकी है, लेकिन एक जो लोकल की जो स्तर पे जो आपकी राजनीति धूमिल हुई है। अगर आप राज्यसभा है तो राज्यसभा के नेता को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है पार्टी या संगठन तौर पे, इसलिए क्योंकि आपको किसी के कृपा पात्र पे आप राज्यसभा सांसद बने हैं, आप विधायकों की ओर से बने, आप जनता की ओर से नहीं बने। वो अलग बात है कि वो विधायकों का वोट भी जनता के वोट के रूप में एक काउंट होता है, लेकिन एक परोक्ष रूप से बने हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बने। इस वजह से रणदीप सुरजेवाला को इस विधानसभा में जिस प्रकार टिकट वितरण में जैसे बातें हो रही थी कि गुटबाजी हुई है, तो टिकट वितरण में भी गुटबाजी देखने को मिलेगी। स्पष्ट तौर से आप देखिए इस पूरे टिकट वितरण में एक चीज जो निकल कर सामने आई है कि भूपेंद्र हुड्डा यहाँ भी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज कुमारी जो शैलजा कुमारी है वो बार बार कह रही है कि 2005 में भी बंसी लाल के ज्यादा समर्थकों को टिकट मिला था, जीत के भी आए तो गुटबाजी तो इसमें भी दिख रही है। लेकिन जब जैसे 2005 की स्थिति, जैसे शैलजा कुमारी खुद को क्लेम करने की मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है शीर्ष नेतृत्व को लेकर। अगर पार्टी को प्रदेश में मैंडेट मिलता है तो मे भी 2005 में जैसे बंसी लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, प्रत्याशी उनके थे, समर्थक उनके थे, लेकिन हाईकमान की तरफ से
भूपेंद्र हुड्डा को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनको एक ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मे भी ऐसा हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे भले चुनाव लड़ा जा रहा हो, लेकिन दलित वोटरों को राहुल गांधी का इस समय जो स्टांस है जातीय जनगणना को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिला विकास को लेकर, तो उस पे लेके वो अटकलेबाजी लगा रही है। देखना होगा कि क्या जनता कांग्रेस को मैंडेट देती भी है। अगर देती है तो कांग्रेस हाईकमान किसे अपना नेता के तौर पे हरियाणा में नुमाइंदगी करने के लिए भेजता है। सौरभ सर क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, पहली बात तो ये जो हरियाणा की पूरी कांग्रेस की लिस्ट देखी जाए तो इसमें पूरी तरह से हुड्डा ही छाए हुए। हाँ वही, और जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका जो लगा वो कुमारी सैलजा को लगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इनकी पूरी लिस्ट में जो आंकड़े हैं वो 14 जाटों को दिया गया टिकट और साथ ही 80 को दिया गया, ओबीसी 12 है। तो इस बात से मतलब जो दलित वोटर्स हैं, जिस तरह से राहुल गांधी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी बात उठा रहे हैं, टिकट वितरण में वो देखने को नहीं मिला, केवल 7 लोगों को दिया गया। वो जो सीटें रिजर्व से उन्हीं सीटों उन्हीं से दिया गया, बाकी का एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। उसमें भी 2-3 उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा समर्थक, वो भी समर्थक है, मतलब भूपेंद्र हुड्डा की इमेज है। और सैलजा कुमारी जिस तरीके से दावा कर रही थी, अब कहीं ना कहीं लगता है कि सैलजा कुमारी को कमजोर कर जाएगा बिना टिकट वितरण। और रणदीप सुरजेवाला का फोकस अब एक ही सीट पे दे दिया गया, वो है कैथल सीट। कैथल सीट पिछली बार वो हार चुके हैं, इस बार उनके लिए नाक का सवाल होगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का यहाँ से जीतना, उनके बेटे के जीतना बहुत बड़ा मायने होगा। क्योंकि सुरजेवाला की राजनीति कैसे हो गई है कि वो नेता तो है लेकिन पीसी में भी आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते कांग्रेस तरफ से, लेकिन उनका ग्राउंड पर उस तरीके से धीरे धीरे महत्व तो कम होता जा रहा है। तो आदित्य सुरजेवाला को जिताने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, अब देखिए दो परिवार हो गए, बाप बेटे मैदान में होता है, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा और इधर रणदीप सुरजेवाला और ये आदित्य सुरजेवाला। कुमारी सैलजा पड़ गई अकेले, एक तो महिला जिनको आपने साधा नहीं, दूसरा आपने दलितों को भी नहीं साधा इस टिकट में, जहाँ बीजेपी बाजी मारते दिख रही है। बीजेपी ने इस बार ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर सर ये फैक्टर भी तो है ना कि जाट वोटर सबसे ज्यादा है वहाँ, और जो भूपेंद्र हुड्डा चुनाव से फैक्ट करिए कि जाट वोटर्स क्या है ना, उनमें बिखराव हुआ हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी गया। हरियाणा में क्या है, अगर जाट के बाद सबसे ज्यादा 20.9% दलित मतदाता है, हाँ। उसमें दलित मतदाताओं में अगर हम बात करें तो उसमें जो जाटो वोटर है वो निर्णायक की भूमिका रहते हैं। और ऐसे वहाँ की जो स्थानीय समीकरण है, वहाँ हमेशा ऐसे देखने को मिला है कि दलित और जाट कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं नजर आए। वहाँ अदावत की स्थिति रही है हमेशा दलित और जाट में। लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो दलित प्लस जाट की रही है। आप उसकी चाहे प्रदेश अध्यक्ष का एक वो पैटर्न देख लें, जिस प्रकार से वो उदय भान अभी है, नेता विधानमंडल दल के नेता भूपेंद्र चौधरी, इस प्रकार से जो पैटर्न चला आ रहा है साल 2000 के बंसीलाल के समय से ही एक पैटर्न जो चला आ रहा है कि जो नेता होता है वो जाट बिरादरी से होता है, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो दलित होता है, या फिर जो सीपीएल तो वो एक प्रकार से होता है। अच्छा, एक हिरार्की बना दी है, मतलब एक हिरार्की। बीच में एक अपडेट ये है कि जो भिवानी सीट थी वहां से उन्होंने ये सीपीआईएम जो इंडियन सपोर्टर है उनके कामरेड दिया है, ओम प्रकाश को नामांकन दाखिल कर दिया है। और जो सोहना सीट है वहां से रोहतास कटाना को टिकट दे दिया उम्मीदवार, हालांकि कांग्रेस ने वो भी अपने पास ही रखी है। मतलब इस पूरे चुनाव में हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले मना भी कर दिया था। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जो अहिर बेल्ट है उस वाले बेल्ट में चुनाव लड़ने के 14-15 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर उनका जो वो नरम हो गया, जो तेवर थे वो नरम पड़ने के जो कारण है वो कहीं ना कहीं की उपचुनाव है, यूपी का उपचुनाव है। और जो 7 विधायकों की जो सदस्यता जाने वाली है, एक जो क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में, जिसमें 8 उम्मीदवार उतार दिए, जिसमें संजय सेठ को जिताने में कामयाब रही बीजेपी। वो भी हो सकता है कि उपचुनाव हो जाए, 7 सीटें वो भी हो जाए तो थोड़ा सा अगर मैंने मोलभाव करने में आसानी रहेगी। इसलिए 16 सीट पर लोगों को उम्मीद थी कि शायद सपा का उम्मीदवार हो। जिस प्रकार से अभी तक आंकड़े नजर आ रहे थे, ऐसा उम्मीद लगाई जाती कि 16 सीट समाजवादी पार्टी को दिया जा सकता है। भिवानी लेफ्ट के लिए छोड़ा गया था, हालांकि भिवानी से लेफ्ट के उम्मीदवार आ गए, कांग्रेस ओम प्रकाश। अब भिवानी से सोहना से समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो ये ठीक है, मतलब एक बार 89 सीट पे हो गया और अखिलेश पूरी तरीके से सपोर्ट कर चुके हैं। अब वो कैसे सपोर्ट करेंगे समाजवादी पार्टी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश का पूरा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। वो चाहते हैं हम कांग्रेस को जैसा हरियाणा में सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस हमें वैसा ही सपोर्ट करे। एक तरह से मुझे कांग्रेस का ये स्टांस सही भी लग रहा है। आप देखिए, जहाँ आपका जनाधार नहीं है, अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाव नहीं देगी, लेकिन गोवा में कहीं गोवा में हम कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं, आपका जनाधार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपके पास पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए आपको बुलाना पड़ रहा है कि आप तुमको प्रदेश अध्यक्ष बना दे, और आप वहाँ समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, वही स्थिति हरियाणा में। आप जो ओबीसी है, ओबीसी जो वहाँ की जो राव है या तो बीजेपी के साथ है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को उत्तर जनाधार नहीं है,
और जो अगर जो बचे खुचे भी समाजवादी विचारधारा के हैं वो जेजेपी के साथ है या इनोला के साथ है, जो बचे खुचे वो कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में वहाँ पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। वहाँ के यादव और यूपी के यादव और बिहार के यादव में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस वजह से वहाँ अच्छा की एक चीज आप बताइए, ये देखने वाला मिलता है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे की टिकट मांगते हैं, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। रणदीप सुरजेवाला ने टिकट मांगा, उनके बेटे को टिकट मिल गई। लेकिन कुमारी सैलजा भी उकलाना सीट से अपने भतीजे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी तरफ से नहीं दिया गया। तो क्या राहुल गांधी जिस तरीके से हर बार ये कहते रहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनकी शेयरिंग हो, दलितों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, जाति जनगणना की बात उठाते हैं, लेकिन जब हरियाणा की लिस्ट पूरी क्लियर होती है 90 लिस्ट, तो उसमें से केवल आपने 7 एससी सीटें थी, वो भी जो कि आरक्षित थी सीटें, उन पर देना ही पड़ता। आपने दिया उनमें, और उनमें भी आपने हुड्डा समर्थकों को दे दिया, उसमें भी अपने सैलजा के और लोगों को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के कद को कम किया गया इस इलेक्शन। बिल्कुल, और चाहे हम कितना भी कह ले कि भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा ही हर चुनाव में आप देखेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा और शैलजी दोनों में कुछ ना कुछ और हमेशा हुड्डा को ही ऊंच तरजीह दी नीच जाती है, रहती ही तवज्जो रहती है। मिलती है। देखिए बात ये है नेतृत्व की बात होती है। इसके नेतृत्व में पार्टी कितना मजबूत स्थिति में है। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि संध्या कुमारी के नेतृत्व में अगर हम देखें प्रदेश अध्यक्ष वही थे जो 2019 में लड़ा गया था, पार्टी उस हिसाब से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखिए एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, देखिए आपने देखा कई बार होता है कि कुछ लोगों को खेल के नेता बनाया जाता है, कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। भूपेंद्र हुड्डा जो है, भूपेंद्र हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री बन गए बंसीलाल से अदावत करके, जब बंसीलाल अपने पीक पे राजनीति किया करते थे। तो जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है जो भूपेंद्र हुड्डा में, उसी को देखते हुए वो तो बात तो और सही। भूपेंद्र हुड्डा पार्टी के सीनियर लीडर है, G23 के मेंबर रह चुके हैं। वो उस स्तर के नेता हैं कि जिनकी बात सोनिया गांधी भी बड़े आराम से सुनती हैं, राहुल गांधी भी उनके बारे में तवज्जो देते हैं। कुमारी सैलजा की बात है, कुमारी सैलजा एक कम्युनिटी को बस रिप्रेजेंट करती हैं, उसके बाद वो महिला है। हरियाणा के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम, तो वो दलित नेता है। दलित देखिए स्थिति इस समय इतनी वो हो गई है ना कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब का वो एजेंडा सेट कर रख चुकी है। आप देखिए अगर आप हम लोकसभा की बात करें तो राहुल गांधी अगर यूपी में भी अगर इंडिया गठबंधन को इतना बड़ा अगर मैंडेट मिला है 45-44 सीटों का, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसमें संविधान को लेकर जो मुद्दे उठाए गए, उससे जो दलित वोटर थे वो एकमुश्त होकर इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ा है। तो इस वजह से ये पूरी जो एक स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कुमारी सैलजा को दलित नेता न मान के वो राहुल गांधी को सर्व समाज का नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। इस वजह से राहुल गांधी इतना मुखर होकर चीजें उठा रहे हैं, इतनी चीजें बोल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक होता है कि स्थानीय स्तर पर दलित नेता सैलजा कुमारी है, लेकिन पूरा का पूरा फेस अभी भी हरियाणा में अगर किसी के इर्द गिर्द अगर पूरी राजनीति जो राजनीति का जो इर्द गिर्द जो चल रहा है ना, वो भूपेंद्र हुड्डा और शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी के इर्द गिर्द। इन्हीं के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी है देखा जाए, क्योंकि अगर हरियाणा इलेक्शन की बात की तो आज मैनिफेस्टो आप एक चीज देखिए कि रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से कितना दीपेंद्र हुड्डा ने मेहनत किया, किस प्रकार से हरियाणा मांगे। दीपेंद्र हुड्डा अब एक जाना माना नाम हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने काफी मेहनत भी करी है, काफी सालों से काम कर रहे हैं। जैसे कि 31 सीटें आने के बाद जो कांग्रेस का जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो पिछले चुनाव में एक बढ़त हासिल हुआ था, क्योंकि आप 2014 वाला मैंडेट लगभग 10 सीटों तक सिमट गई थी कांग्रेस, उसके बाद से दीपेंद्र हुड्डा को एक साइकोलॉजिकल जो बढ़त मिली है ना, उसके बाद से हाईकमान से भी उनको थोड़ा सा एक चीज और है कि ये कह सकते हैं कांग्रेस की जो टिकटें आई उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने झारखंड को दिया है। हाँ। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा ओबीसी को दिया गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस एक मैसेज दे सकते हैं कि हम जाटों की पार्टी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टिकट ज्यादा उनको दिया गया। तो अच्छा, और एक चीज और है कि तो जिस तरह से टिकट दिए ना, स्थिति तो एकदम क्लियर लग रही है। मतलब एक नॉर्मल आम आदमी की तरह से देखे तो स्थिति क्लियर है टिकट्स को देखते हुए। कांग्रेस के तो ऑलरेडी वोटर्स ज्यादा दिख रहे हैं अगर हम जातीय समीकरणों को देखें तो। वो तो है, लेकिन ये तो एक मैसेज साफ है कि हरियाणा में अगर हरियाणा में कांग्रेस आती है तो जाट मुख्यमंत्री मिलेगा उन्हें, तो जाटों का तो क्लियर फोकस हो गया। बीजेपी की तरफ से ओबीसी फोकस किया गया है, क्योंकि उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने नायब सिंह सैनिक बना करके मैसेज दे दिया कि हम ओबीसी वोटर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब ये बड़ा अच्छा मुकाबला होगा इस बार। हरियाणा चुनाव के नतीजे बहुत काफी इंटरेस्टिंग आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। गठबंधन आगे तक की बात नहीं बनी, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सारे उतार दिए, उसने भी उतार दिए हैं। तो अब वो कितना डेंट पहुंचाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में
पड़ोसी राज्य चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, दोनों जगह पे उसकी सरकार है, हम्म। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकती है कुछ सीटों ये पर। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस इसी चीज पे था कि जो दूसरी पार्टियों के बागी दूध कराएंगे हम उनको टिकट दे देंगे। क्योंकि पार्टी के पास 90 सीटों को उतारने के लिए प्रत्याशी नहीं थे ना दावेदार थे। हाँ, मतलब तो ऐसा पार्टी- टिकट दे दिया कि अभी 1 घंटे पहले इस्तीफा तो दिया, कितना आपको टिकट कामयाब दे दिया। रही आम आदमी पार्टी इस आम चीज आदमी अप्लाई करने? पार्टी अब कुछ चीजों पे कामयाब होगी कि जो पार्टी जो नेता दूसरे पार्टी से टूट किया है वो कितना वोट काट के ला सकता है बस। हमारे पाले में। पार्टी बस उसी वोट बैंक को अपना वोट बैंक मान रही है। पार्टी का कोई स्पष्ट कोर वोट बैंक नहीं रह गया है हरियाणा की राजनीति में। आम आदमी पार्टी का क्योंकि कोई ऐसा आधार थोड़े देखिए, हरियाणा अगर आम आदमी पार्टी कहीं अपने आप को मजबूत दिखा रही है तो अगर चुनाव भी लड़ी थी तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा गया था। और कुरुक्षेत्र का वो लोकसभा की सीट थी, यहाँ रणदीप सुरजेवाला का अपना एक अलग वर्चस्व माना जाता इस वजह है। से। और इस वजह से पार्टी वहाँ 4 सीटों पे लीड कर गई। अरविंद केजरीवाल के नाम ये नहीं है, वही आम आदमी पार्टी केवल डेट पहुंचा सकती है। इस पे कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को दोनों मंथन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे 4-5 सीटों पे ही ज्यादा से ज्यादा ये असर डालेंगे, क्योंकि जो 4-5 बड़े नेता टूट के दूसरी पार्टी जिनके में आए हैं वही बड़े वोट काटने वाले। बाकी जो नए आपने प्रत्याशी दिए हैं मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी मुख्य मुकाबला है, बाकी चाहे लो हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग केवल और केवल वोट काटने काम करेंगे, उसमें भी जो बड़े नेता हों ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी इस बार का मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा। ठीक है गौरव, बिल्कुल कम शब्दों में इस पूरे सिनेरियो को हमारे दर्शकों को समझा दीजिए जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार आप देखिए कि अब जो टिकट वितरण का जो एक कार्यक्रम था वो अब समाप्ति की ओर है। आज नामांकन की आखिरी तिथि है। आज के बाद नामांकन अब नहीं होगा। अब जो फॉर्म है नामांकन फॉर्म अब चेक होगा। इसके बाद जिसमें नामांकन में कमियां आएंगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वापस नाम वापसी का 16 तारीख तक डेट है। इतने डेटों में आप वही मौका है मानव नवल का आम आदमी पार्टी सब कांग्रेस के क्या नामांकन। इसके बाद बिल्कुल, यानी कि 16 तारीख तक का। इसके बाद प्रत्याशी अब सीधे प्रचार में जाएंगी या प्रचार में जा रहे हैं। इसके बाद से जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो पार्टियां की बड़े नेता है वो उनकी रैलियां होंगी, प्रचार प्रसार होंगे। आप देखेंगे चुनाव में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी मोमेंटम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा, कभी बीजेपी की। हाँ, ये तो है। जैसे जैसे बड़े नेताओं का रैली होगा, जैसे जैसे बड़े नेता रोड शो करेंगे, उस हिसाब से मोमेंटम शिफ्ट होता नजर आम आदमी का बड़ा नेता तो अभी जेल में है, वो प्रचार के लिए बाहर आते कि नहीं आते, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मजबूत हो सकती है, आम आदमी पार्टी मजबूत हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय संयोजक का अभी बेल ही नहीं मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर नजर आ रही है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो मैदान में प्रचार करते हैं। और मैदान आपने देखा कि लोकसभा में जिस प्रकार से उनको बेल मिला था वो आए थे तो पार्टी फ्रंट फुट पे नजर आ रही थी प्रचार प्रसार में। हर जगह अरविंद केजरीवाल स्वयं जा रहे थे प्रचार करने। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद पार्टी में अभी पार्टी जो वर्कर है वो उतना उत्साहित नजर नहीं है। उनको अभी भी कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है कि हमारे जो नेता है वो अभी भी जेल में है। तो इस वजह से पार्टी वर्कर जो है वो भी बाहर नहीं निकल रहा है। कि दिल्ली की सियासत में भी अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल है। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हो सकता है कि बीच में इलेक्शन करवा दिया जाए, ये भी चले तो आम आदमी पार्टी यहाँ पहले तो अपनी सरकार बचाने पे लगी हुई है, तो वो हरियाणा में कितना फोकस हो पाएगी अपने उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए, ये तो बड़ी बात उसके लिए, क्योंकि दिल्ली में जो बड़ी बड़ी सरकार है उसको पहले बचाना जरूरी है। ठीक है सौरभ सर, एक कमेंट आपसे चाहूंगी लेना पूरे सिनेरियो को देखते हुए हरियाणा की राजनीति। हरियाणा का इलेक्शन इस बार पूरी तरीके से केवल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी। बाकी जो पार्टी आम आदमी पार्टी केवल वो इसलिए उम्मीदवार उतार रही क्योंकि उसकी पंजाब में और दिल्ली में उसकी सरकार है, इसका कोई नुकसान लगने वाला नहीं है। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है कल और वो हरियाणा के मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये केवल और केवल कांग्रेस को नुकसान होगा। दूसरा, हरियाणा की लिस्ट में महिला उम्मीदवारों में केवल 6 उम्मीदवारों को दिया गया है और दलितों को केवल 7 दिया गया है। तो ये उनको अपने रैलियों में राहुल गांधी को ही इसको पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करना होगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। राहुल गांधी को फोकस करना होगा कि हम इसमें कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट में तो क्लियर है, बीजेपी सभी को बराबर सीटें दी है और उसके जो टिकट बंटवारा है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जातिगत आरक्षण के हिसाब से ही दिया गया। तो बीजेपी टिकट बंटवारे में तो बाजी मारते हुए दिख रही है, लेकिन नतीजों में और प्रचार में क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा की राजनीति में अगर हम क्लियरली देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले चुनावों में ये ऊंट किस ओर बैठता है। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।